कार्तिक को दादाजी की बात सुनते ही याद आया कि आज रात ही तो भूत चतुर्दशी की रात है। वो दादाजी से फिर से वो खेल खेलने को कहा। दादाजी राजी नहीं हुए। कहा, आज से 15 साल पहले जो हुआ था उसके बाद ये खेल नहीं खेलना चाहिए। लेकिन 15 साल पहले क्या हुआ था वो नहीं बताया दादाजी ने। कार्तिक के बहुत मनाने के बाद दादाजी आखिर में मान ही गए, लेकिन 2 शर्त पे। पहला, मेन गेट नहीं, इस हवेली के बाहर कोई नहीं निकलेगा। दूसरा, फर्स्ट फ्लोर के दाएं तरफ के उस आखिरी कमरे के दरवाजे को कोई नहीं खुलेगा। सब राजी हो गए। खेल शुरू हुआ। पर्ची मिलने के बाद सिद्धार्थ ने हवेली की आखिरी रोशनी भी बुझा दी। दादाजी ने फिर से उस फर्स्ट फ्लोर के आखिरी कमरे को लेकर सबको चेतावनी दे दिया। वो गुम घर है। वहां पर पहले जमाने में विद्रोही प्रजा को बिना दाना पानी के धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये वही कमरा था, इसीलिए उसके आसपास भी जाना ठीक नहीं। पिछली बार भी उसी कमरे में वो हादसा हुआ था, लेकिन चाहते हुए भी उस कमरे में ताला नहीं लगाया जा सकता। ताला लगाते ही रात को हजारों लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है उस कमरे से। अंदर से हजारों लोग जैसे धक्के मार के उस दरवाजे को खोलना चाहते हैं। वो कमरे का दरवाजा खोलने से वो लोग किसी एक को अपने अंदर खींच लेते हैं। उस दरवाजे के उस पार बहुत सारे श्राप जमे हुए हैं। वहां जाना मतलब मौत को बुलाना। सबने सहमति दिखाई। सबके आवाज कांप गए, जैसे एक डर सबके अंदर घुस गया हो। खेल शुरू हुआ। अंधेरे में एक जन कमरे से बाहर चला गया। इसे समझते हुए बाकी लोग एक एक करके कमरे से निकल गए। अंधेरे में जो भी जहां दिख रहे थे उसे ही मैं यहाँ हूँ बोल रहा था। सबको बहुत मजा आने लगा। बहुत वक्त गुजरने के बाद सब ये समझ गए कि सिद्धार्थ की बहन विद्या के पास ही वो मैं यहाँ हूँ वाली पर्ची है। विद्या को पहचान के सब एक एक करके उसके बगल में सीढ़ी के पास बैठ गए। कार्तिक उन लोगों में से एक था। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगले दिन अमावस की रात। सिद्धार्थ के जेठ जी ने पॉकेट से एक लाइटर निकालकर उसकी धीमी रोशनी से कौन कौन आया है ये देख लिया। इस खेल में 12 लोग खेल रहे थे, लेकिन जेठ जी 13 जन को गिने। सब हंस उठे सिवाय दादाजी के। जेठ जी फिर से गिने। फिर से गिनती में 13 जन मिला। उस धीमी रोशनी में किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था, बस कितने शरीर है वो दिख रहा था। फिर से गिनती के बाद भी फिर से 13 जन ही हुआ। सबके अंदर डर का एक लहर बह गया। ये कैसे हो सकता है? इस बार सिद्धार्थ ने गिनती शुरू कर दी। सब सांस बंद करके सिद्धार्थ की तरफ देख रहे थे, लेकिन इस बार 12 जन हुआ। सब ने चैन की सांस ली। इस माहौल में कौन आखिरी में आया किसी को समझ नहीं आया। सब बोल रहे थे कि उसके बाद कोई और आया है। इसीलिए और एक बार ये खेल शुरू हुआ। कमरे से एक एक करके सब निकल गए। कार्तिक सबसे आखिर में निकला। निकल के सीढ़ी के पास किसी का अस्तित्व महसूस हुआ उसको। जाके उसके पास खड़ा हुआ वो। फिर धीरे से बोला, मैं यहाँ हूँ। सामने से कोई आवाज नहीं आया। कार्तिक खुद के सांसों की आवाज भी सुन पा रहा था। फिर सामने की वो मूर्ति धीरे धीरे वहीं पे बैठ गया। अमावस के अंधेरे में चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन हाथ पकड़ते ही समझ आया ये किसी लड़की का हाथ है। कार्तिक ने फिर से कहा, मैं यहाँ हूँ। फिर कोई जवाब नहीं आया। कार्तिक समझ गया और उसके बाजू में ही बैठ गया। घर में कम उम्र की एक ही लड़की है, विद्या। कार्तिक विद्या से बात करने लगा, लेकिन विद्या ने कोई जवाब नहीं दी। देगा भी कैसे? ये तो साइलेंट गेम है। कुछ बोलेगी तो खेल से बाहर हो जाएगी वो। इसे समझते हुए कार्तिक मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन इतनी ठंड में वो कांप रहा था। उसने ठीक किया कि वो उठ के कुछ दूरी में खड़ा रहेगा। कोई आने के बाद वो फिर दिव्या के पास आएगा।
लेकिन ऐसे उठ जाने के वक्त कार्तिक को एक चीज ख्याल हुआ, जैसे विद्या को घेर के ही एक ठंडी हवा चारों तरफ बह रही थी, लेकिन ज्यादा दूर जा नहीं पाया वो। अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से वो फिर वहीं पे आके बैठ गया। मन ही मन डरने लगा वो। आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा कि एक जन, बस एक जन आके उसके पास बैठ जाए, नहीं तो वो जैसे अभी दम घुट के मर जाएगा। कुछ मिनट बाद कोई आया। कार्तिक को पकड़ के उसने धीरे से बोला, मैं यहाँ हूँ। कार्तिक का गला सूख गया। जेठ जी आके उन दोनों के पास आकर बैठ गए। कार्तिक ने कहा उसके पास विद्या बैठी हुई है, उसे ही मैं यहाँ हूँ वाली पर्ची मिली है। कुछ देर बाद और एक जन आया। ऐसे ही एक एक करके सब आके बैठ गए। कुछ मिनट बाद सिद्धार्थ आया। कहा सब ऐसे क्यों बैठे हैं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ वाली पर्ची तो उसे मिली है। सबने कार्तिक के तरफ इशारा किया। कार्तिक को महसूस हुआ वो ठंडी हवा कहीं गायब हो गई।